नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद खास खबर के साथ। और खबर ये है कि मरणोपरांत श्री राकेश झुनझुनवाला, जिनको हम सब बिग बुल के नाम से जानते हैं, उनको पद्मश्री मिला, उससे उनको सम्मानित किया गया और उनकी पत्नी ने इस सम्मान को स्वीकारित भी किया है। और इसी पर आइए विस्तार से बात करते हैं और समझते हैं इसके मायने। और हमारे साथ अब जुड़ गए हमारे प्रबंध संपादक निकुंज डालमिया। निकुंज, मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया, कैसा महसूस होता है? कविता जी, देखिए, राकेश झुनझुनवाला जी के नाम को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ये इंडियन स्टॉक मार्केट का ऐसा स्तंभ है, एक ऐसी आवाज थी और एक ऐसी आवाज रहेगी जिसने वो कर दिखाया जो मेरे हिसाब से विश्व में किसी भी बड़े इन्वेस्टर ने नहीं करा है। अपनी 10 लाख की पूंजी को 10 मिलियन तक की इन्होंने जो 30-35 साल में जर्नी पूरी करी है, यह एक आप कह सकते हैं दुनिया का 8वां अजूबा ही है। मगर मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट टेक अवे है कि राकेश जी को जो ये मरणोपरांत जो नवाजा गया है, यह स्टॉक मार्केट के पहले बड़े निवेशक हैं और स्टॉक मार्केट के किसी बड़े दिग्गज निवेशक को पहली बार ये अवार्ड या पहली बार इस प्रकार से ऑनर करा गया है। तो एक प्रकार की मोहर है, एक प्रकार का ये स्टैंप ऑफ अप्रूवल है सरकार का कि इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन विल ऑलवेज ऑनर, रिस्पेक्ट एंड दे विल ऑलवेज इन अ सेंस एक्नॉलेज द गुड वर्क ऑफ स्टॉक मार्केट एंड द रोल दैट कम्युनिटी हैज प्लेड। शेयर मार्केट के अंदर अक्सर सरकार जो रहती है कुछ प्रकार दूर रहती है, बिकॉज स्टॉक मार्केट के अंदर वॉलिटिलिटी आती है। स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री होती थी जहां हम देखते थे मार्केट के अंदर कई बार स्कैम्स होते थे। मगर पहली बार एक स्टॉक मार्केट के ऐसे निवेशक को भारत सरकार ने एक प्रकार का ऑनर दिया है जो एक ऐतिहासिक मोमेंट है, जो एक प्रकार का इंडोर्समेंट है दैट इंडियन गवर्नमेंट विल ऑलवेज ऑनर एंड रिवॉर्ड वेल्थ क्रिएटर्स। और राकेश झुनझुनवाला की जो जर्नी है कविता जी, वो आप हम सब जानते हैं, उस पर हम लंबी लंबी बातें कर सकते हैं। मगर मेरे लिए एक जो सबसे महत्वपूर्ण टेक अवे ये है कि भारत सरकार ने एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर को, एक आम आदमी को जिसने भारत में बिलीव करके एक करिश्मा करा, एक 8वां अजूबा क्रिएट करा, एक कैपिटल बनाई, इज्जत बनाई और स्टॉक मार्केट को एक प्रकार से नया एक रूप दिया। आई थिंक इनको भारत सरकार ने आज नवाजा है। ऐसे शख्स जिनके कई सारे पहलू हैं और उनका पूरा जीवन जो है हम कह सकते हैं एक तरह से इंस्पिरेशनल रहा है हम सभी के लिए। लेकिन कुछ बुनियादी बातें जो मुझे आपसे भी समझनी है। आपने जिक्र किया कि उन्हें भारत की ग्रोथ स्टोरी पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। ये भरोसा उनकी किन बातों से छलकता था, उनकी किस तरह की रणनीतियों से छलकता था, किस तरह की समझ से छलकता था? ज़रा इसके बारे में हमको बताएं विस्तार से। जी, मैं राकेश जी के साथ जब वह थे तो काफी उनको उनकी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग जर्नी को इट वाज एन ऑनर फॉर मी टू ट्रैक इट बोथ पर्सनली एंड प्रोफेशनली। उनका सबसे बड़ा मूल मंत्र था कि आने वाला दिन भारत का आज से अच्छा रहेगा। वो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक थे और कहते थे कि भारत के अंदर जो परिवर्तन हुए हैं, जिस प्रकार से खास करके मोदी सरकार आने के बाद जो परिवर्तन हुए हैं, वो इतने बुनियादी परिवर्तन है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी के अंदर बड़े चेंजेस आएंगे जो आज हम देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि विश्व में किस प्रकार से भारत एकदम मजबूती से खड़ा हुआ है। पिछले कोविड के बाद किस प्रकार से भारत मजबूती से निकला है। तो उनका सिंपल बिलीफ था कि भारत के अंदर जो हमें डेमोक्रेटिक एडवांटेज है, हमारे इकोनॉमी का डिजिटलाइजेशन हो रहा है, हमारे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, हमारे पास एक ऐसी सरकार है जिसने बड़े बड़े कठिन कदम उठाए हैं मगर बुनियादी कदम उठाए हैं। इन सबको लेकर के भारत के अंदर एक एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट आ रही है और ये जब एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट आती है तो देश के अंदर एक नई उमंग आती है, एक नई चाह आती है। और शायद यह बात वो बहुत जल्दी समझ चुके थे और शायद यही कारण है कि उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर ऐसी कंपनियों में निवेश करा जो इस प्रकार की बात को दर्शाती हैं कि आप एक सिंपल आइडियाज में अगर अच्छी कंपनियों में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं तो आप काफी इंडियन मार्केट के अंदर वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं।
कविता जी। अच्छा निकुंज, आप काफ़ी करीब से जानते थे राकेश झुनझुनवाला को। एक बात जो मुझे आपसे समझनी है, ऐसी शख्सियत राकेश जी थे कि जिन्होंने, अगर हम भारत को या भारत के दिग्गज इन्वेस्टर्स के नज़रिए से देखना चाहें, तो भारत को दुनिया के नक्शे पर स्थापित कर दिया। अपनी पहचान, अपना परचम वहाँ तक लहराया है भारत ने राकेश जी के ज़रिए। लेकिन फिर भी अब बिग बुल, जब भी हम सोचते हैं ना, जब भी हम दिग्गज निवेशक की बात करते हैं ना, तो बिग बुल मतलब इन्हीं का ही नाम आता है जहन में, और किसी का नाम नहीं आता। ऐसी क्या खास बात रही निकुंज उनकी शख्सियत में? कविता जी देखिए, बहुत स्टॉक मार्केट के अंदर हम अक्सर बोलते हैं, ये भी एक प्रकार का, यह एक ऐसा मंच है, या एक ऐसा मार्केट है जिसके अंदर आप थोड़े सीक्रेटिव रहते हैं। आप क्यों निवेश करते हैं, किस कंपनी में निवेश करते हैं, आप अपनी सीक्रेट, आप अपना हार्डवर्क शेयर नहीं करते हैं। मगर राकेश जी का ऐसा नेचर नहीं था। वो बेधड़क टीवी चैनल पर आते थे, ईटी नाउ पर आते थे, ईटी नाउ स्वदेश पर भी आए। वो आकर हमेशा बताते थे कि वो क्यों निवेश कर रहे हैं, किन कंपनियों में निवेश कर रहे हैं, और वो आपको समझाते थे कि आपको निवेश क्यों करना चाहिए। 2020 में जब कोविड क्राइसिस आया, तो अक्टूबर में वहाँ आए और उन्होंने बताया, भाई ये तो निवेश करने का अच्छा समय है, बिकॉज मार्केट में क्या क्या बुनियादी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इकोनॉमी ठीक होगी। वैसा ही हुआ। 2009 में वो आए थे, 2003 में मेरी उनसे जब बात हुई थी, वो आए थे। तो एक आम आदमी को हमेशा इंस्पिरेशन देते थे, एक प्रकार का प्रोत्साहन देते थे, एक प्रकार का वह इंडिकेशन देते थे, एक प्रकार का डायरेक्शन देते थे, और सब निस्वार्थ करते थे। निस्वार्थ इसलिए करते थे बिकॉज हमेशा बोलते थे, भाई इन शेयरों में मैंने निवेश करा है, आपको भी निवेश करना चाहिए। मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे शेयरों में निवेश करिए, मगर आपको हिंदुस्तान की ग्रोथ में निवेश करना चाहिए। तो बहुत कम शख्सियत ऐसी होती हैं कविता जी, जो कि अपनी सीक्रेट, अपनी मूल मंत्र, अपने पोर्टफोलियो, अपनी रीजनिंग, और वो आकर के बाहर लोगों को आके प्रेरणा दे। तो इन्होंने लोगों को जिस प्रकार की प्रेरणा दी है, निस्वार्थ प्रेरणा दी है कविता जी। देखिए, आप अगर म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड मैनेजर के फेवर में है कि वह आके बुलिश बातें करें, क्योंकि उनका बिजनेस है वह। सिमिलरली फॉर अ स्टॉक ब्रोकर, वो हमेशा थोड़ा बायस फी देते हैं, बिकॉज दे आर इन दैट बिजनेस। मगर राकेश जी ना तो पब्लिक का पैसा मैनेज करते थे, ना वो कोई एडवाइजर थे, ना किसी कंपनी में कंसल्टेंट थे। वो खुद का पैसा मैनेज करते थे। मगर उनका ये मानना था कि भाई हिंदुस्तान के अंदर अगर इतनी बड़ी चेंज और बुनियादी परिवर्तन आ रहे हैं, तो इसके अंदर एक आम आदमी को निवेश करना चाहिए। बिकॉज अगर आप निवेश नहीं करेंगे तो भारत की उन्नति में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक निस्वार्थ सेवा, प्रेरणा, एक अपनापन, एक डायरेक्शन, और जो टर्निंग पॉइंट पर आकर ये जो अपना मार्गदर्शन लोगों को देते हैं, 2008 के बाद, 2012 के बाद, 2020 के बाद, जब भी टर्निंग पॉइंट्स आए हैं, जब भी मार्केट थोड़ा बहुत संभला है, राकेश जी आते थे टीवी पर और हमेशा लोगों को समझाते थे कि क्या सही है, क्या गलत है। तो ये जो इनकी जो, it is not about how much money he has, Kavita ji. It is about how many inspirational stories and how many people he inspired to really, participate in the stock market. मेरे हिसाब से वही सबसे बड़ा योगदान है राकेश जी का। निकुंज, आखिरी सवाल, ये पल आपके लिए काफ़ी भावुक होगा, और इनकी कमी शायद आपने इतने करीबी से इनको देखा है, तो शायद आपके जीवन में ये कभी पूरी हो पाए। पर अब इतना बड़ा सम्मान मिला है, दिग्गज निवेशक को इतना बड़ा सम्मान मिला है। वैसे तो आपने बहुत सारी बातें बताई जो निवेशक समझ सकते हैं, इनकी पूरी जर्नी के जरिए समझ सकते हैं, पर इस तरह का सम्मान इन्वेस्टर कम्युनिटी के लिए कितना बड़ा माना जाता है, कितनी बड़ी पहचान? देखिए, कुमार मंगलम बिरला और चंद्रा साहब और पुराने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को टाटा ग्रुप से और बिरला ग्रुप से पहले सम्मान मिल चुका है। तो मेरे हिसाब से ये काफी एक बड़ा सम्मान है। मगर ये पहली बार किसी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर को भारत सरकार ने नवाजा है। दुख की बात यह है कि ये उनकी मृत्यु के बाद मिला है। मगर इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह एक प्रकार का, जो मैं कह रहा था, एंडोर्समेंट है कि हिंदुस्तान के अंदर वेल्थ क्रिएटर, स्टॉक मार्केट निवेशक, उनको भारत सरकार एक्नॉलेज कर रही है, जिन्होंने एक सही तरीके से, जिन्होंने एक सिंपल तरीके से, जिन्होंने लॉन्ग टर्म सोच करके इंडियन स्टॉक मार्केट को इंडोर्स करा है। उस प्रकार की प्रेरणा जो लोगों को दी है, आई थिंक उन्हें इसी बात से आज सम्मानित करा गया। तो भारतीय इन्वेस्टिंग कम्युनिटी के लिए आई थिंक एक प्रकार का ये इंडोर्समेंट है कि जो राकेश जी ने करा है वो काबिल तारीफ है और सम्मान के लायक है। चलिए, तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद निकुंज, जो ऐसा मैं निकाला इतने विस्तार से आपने इस पर हमसे बात की। तो चलिए, यहाँ पर दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला को मरणोपरांत पद्मश्री का सम्मान, और पूरे इन्वेस्टर कम्युनिटी के लिए बहुत गर्व की बात। लेकिन हम अब रुक करते हैं हमारे शो की ओर, कंज्यूमर इज किंग।
आज की तारीख में अगर आप लोन लेकर घर खरीदने का सपना देख रहे हैं तो ये सपना आपका कुछ अधर में लटक सकता है, क्योंकि जब से आरबीआई ने रेपो रेट में बढ़ोतरी की है तो होम लोन की ब्याज दरें भी लगातार बढ़ रही हैं, जिसके चलते आपको मिलने वाला लोन अमाउंट कम हो गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। एक आंकड़े के मुताबिक अगर ब्याज दरें बढ़ने से एक साल में करीब 20% लोन अमाउंट घट गया है। पहले एक नज़र हम डाल लेते हैं यहाँ पर रेपो रेट में जो बदलाव हुए हैं उस पर। अब 3 मई 2022 के बाद रेपो रेट में बदलाव होना शुरू हुआ था, जो अब तक जारी है, जहां 3 मई को 4% से बढ़ाकर 4.4% इसे किया गया और फिर एक साल में करीब 6 बार रेपो रेट में बढ़ोतरी की गई है, जो आज अगर देखा जाए तो 6.5% पर पहुंच गई है। अब आइए इस समझाइश को आगे बढ़ाते हैं, आपको समझाते हैं कि कैसे एक साल में आपको मिलने वाला जो होम लोन है उसके अमाउंट में बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए महीना थी और अब भी 1 लाख रुपए महीना ही है, तो पहले आप 6.75% ब्याज दर के हिसाब से 25 साल के लिए लगभग 60 लाख तक का लोन आपको मिल जाया करता था। उस लोन के आप हकदार थे। लेकिन अब होम लोन की ब्याज दर 9.5% हो चुकी है, तो अब आपको 9.5% ब्याज दर से 25 साल के लिए अधिकतम 47,50,000 रुपए का लोन मिलेगा, यानी कि मई 2020 की तुलना में 12,50,000 रुपए कम लोन अमाउंट आपको मिलेगा, जो कि मई 2020 की तुलना में अगर हम देखें तो 21% कम हो चुका है। तो आपने क्लियरली देख लिया कि किस तरह से आरबीआई के फैसलों ने घर का सपना मुश्किल कर दिया है, और इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस साल घटने लगेगी अफोर्डेबल घर की डिमांड, क्या रियल एस्टेट सेक्टर पर मंडरा रही है खतरे की घंटी, क्या लगने लगे हैं रियल एस्टेट में अच्छे दिन आने वाले दिनों में घर खरीदारों पर, और कितना बढ़ेगा किस्त का बोझ, और बैंक के फरमान से किस किस को होगा नुकसान। इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे हमारे खास मेहमानों से, और हमारे साथ जो हमारे मेहमान जुड़ गए हैं उनसे आपका तारुफ भी करा लेते हैं। रमेश सिंह, पूर्व ईडी देना बैंक, केवल वालंभिया, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर क्रेडाई एमसीएचआई, वैभव अग्रवाल, हेड क्रेडिट एंड रिस्क टाटा हाउसिंग कैपिटल, अनुज पुरी, चेयरमैन अनरॉक ग्रुप। आप सभी का स्वागत है इस बेहद खास पेशकश में, और आप सब जो है रियल एस्टेट इस क्षेत्र में काफ़ी माहिर हैं। तो अनुज, मैं आपके पास आऊँगी सबसे पहले, क्योंकि जो हमने आंकड़े बताए हैं वाकई यहाँ पर आपको लोन अब कम मिलेगा जिस तरह से ब्याज दरें बढ़ी हुई है। आप लगातार रिपोर्ट निकालते रहते हैं, एनाग्रुप ग्रुप जो है अलग अलग तरह की रिसर्च करता रहता है। मुझे बताएं फिलहाल डिमांड का ओवरऑल सिनेरियो क्या है, अगर हम लोन की बात करें या इवन घरों की बात करें, जमीनी हकीकत का थोड़ा हमें आइडिया देते पहले। कविता जी, पहली बात तो मैं ये बोलूंगा कि रियल एस्टेट 2020 से उठनी शुरू हुई, पर्टिकुलरली रेजिडेंशियल, और आज की डेट पे भी ठीक चलती जा रही है। ये ना इन्वेस्टर ना स्पेक्युलेटर लेड है, ये एंड यूजर लेड है। 2014 से 2020 हमने मंदी देखी थी रियल एस्टेट में, पर जैसे ही कोविड आया उससे हमने सोचा पहले कि ये पेंट अप डिमांड है, फिर हमने सोचा कि लोग जस्ट घरों में बंद थे इसलिए बाहर निकल के थोड़े बड़े घर, महंगे घर, गेटेड कम्युनिटी खरीदना चाहते हैं। बट आज की डेट पे ऐसा लगता है कि फंडामेंटली ये डिमांड जो है काफी स्ट्रॉन्ग चल रही है, दरें बढ़ रही हैं। जो आपने रिपोर्ट दी, बहुत अच्छी रिपोर्ट थी, इसके अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर प्रॉपर्टी के दाम भी बढ़ रहे हैं। बट एक बात हम थोड़ा भूल रहे हैं कविता जी, कि जो इनकम लेवल्स है ना वो बहुत रैपिडली ऊपर गई हैं। उतनी ऊपर अगर आप देखेंगे ना प्रॉपर्टी की प्राइसेस गई हैं ना ही इंटरेस्ट रेट गए हैं, तो जो अफोर्डेबिलिटी फैक्टर है ये अगर आप 2020 से 2023 की तरफ कर रहे हैं तो डेफिनेटली कम हुआ है। बट आपको देखना पड़ेगा 2014 से लेके 2023 तक हमारे हिसाब से अफोर्डेबिलिटी फैक्टर 2023 के अंदर इज एट इट्स 20-year लो, क्योंकि इनकम बहुत तेजी से ऊपर गई इन द लास्ट 7-8 years, बट उस हिसाब से ना प्रॉपर्टी के दाम ऊपर गए और इंटरेस्ट रेट्स भी ऊपर गए हैं, बट ये अभी सिर्फ प्री कोविड लेवल पर ही आए हैं। तो उसकी वजह से आप देखेंगे तो डिमांड जो है काफी रिबस्ट है। रजिस्ट्रेशन का आप डेटा देख लीजिए, फिजिकल लेवल पे देख लीजिए, आज गुड़ी पाड़वा है कविता जी, आज जबरदस्त सेल हुई है सारी साइट्स के ऊपर, और ये सिर्फ एंड यूजर डिमांड से चल रही है।
रमेश जी, यहाँ पर भी बहुत सारे सेगमेंट्स होंगे जिन पर हम बात कर सकते हैं और हर सेगमेंट को लेकर रिस्पांस अलग अलग होगा। रमेश जी, खासतौर से अगर मैं अफोर्डेबल सेगमेंट की बात करूं तो यहाँ पर कितनी मार पड़ती हुई दिखाई दे रही है, अगर मैं 2020 के सिनेरियो को अभी से कंपेयर करना चाहूँ तो? देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग एक सरकार की भी प्रायोरिटी है। पीएम आवास योजना के तहत भी सभी लोगों को घर देने हैं और उनकी डिमांड डेफिनेटली बनी हुई है मार्केट में। हाँ, ये जरूर होता है कि क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग को जो लोन लेने के लिए जो तबका है वो मध्यम वर्ग से भी नीचे के लोग हुआ करते हैं और उनकी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से उनको सबसे बड़ी दिक्कत उन्हीं को होती है, क्योंकि अभी मई महीने तक जब रिपो 4% था, अब 6.5% हो चुका है और मई तक जब हम लोग डिपॉजिट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग 5% के लगभग मुश्किल से दे रहे थे। आज मैं देख रहा हूँ कि बैंकों में रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिपॉजिट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देने के लिए 8.5%, 9% भी लोग दे रहे हैं। और जब ये बेंचमार्क रेट जो रिजर्व बैंक का रिपो रेट है उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने स्वाभाविक थे। अभी साल भर पहले अगर आपको हाउसिंग लोन अगर 6% से 7% के बीच मिलता था, वो 9.5% तक पहुंच चुका है। तो जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते तो उसके ईएमआई की जो किस्त की वो बढ़ने से उसकी जो एलिजिबिलिटी होती है लोन मिलने की वो बिल्कुल कम हो जाती है, क्योंकि उसकी इनकम उस हिसाब से बढ़ती नहीं है। और एक तरफ ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उनकी कीमतें भी बढ़ी है, क्योंकि ये नहीं है कि वो लोग बढ़ा रहे बिल्डर, चूंकि इसके साथ में लगने जितने भी रॉ मटेरियल्स है, सीमेंट हो, स्टील हो, जो भी चीजें है, वो सभी की कीमतें लगभग बढ़ चुकी है। यहाँ पे आज महंगाई जो अपने इन्फ्लेशन जो है 6% के आसपास चल रहा है। तो ये चीजें जो बिल्कुल इस चीज को इफेक्ट में उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता ही है मध्यम वर्ग के लोग से नीचे के लोगों के ऊपर। तब भी मैं ये कहूँगा कि मैं भी अभी फिर भी मैं भी इस समय भी किसी एक कोऑपरेटिव बैंकों में सीईओ हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि ऐसी कोई दिक्कत अभी नहीं दिख रही है। हाँ, लोन मिलने की जो उनकी रकम जो होती है वो थोड़ा सा उसमें थोड़ा उनको दिक्कतें हो रही है, क्योंकि हम बैंकर्स जो है वो एक सर्टेन लेवल लोन टू वैल्यू के नीचे लोन नहीं दे सकते हैं। हम किसी भी हाउस लोन के लिए मैक्सिमम 10% ही मार्जिन ले सकते हैं, उससे नीचे मार्जिन नहीं रह सकते। तो वो दिक्कतें बिल्कुल हो रही है। वैभव जी, आप दिक्कतों के मामले में क्या कहेंगे, और साथ ही आपसे मैं चुनिंदा शहरों के नाम भी चाहती हूं जहां पर या तो हमने डिमांड बढ़ती हुई देखी है या कम होती हुई देखी है। आपका अनुभव क्या, कुछ तिमाहियों की अगर मैं बात करूं तो? आज के ग्राहक के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसको जो चॉइसेस चाहिए वो खूब अवेलेबल है। आप हर शहर में देख रहे हैं कि नए प्रोजेक्ट की लॉन्च हुई है और हर साइज का घर उसके लिए अवेलेबल है। कस्टमर जो चाहता है उसके पास में उस चीज के लिए बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल है। हाँ, ब्याज की दरों के बढ़ने की वजह से उसकी होम लोन की एलिजिबिलिटी में थोड़ा फर्क आया है, लेकिन ये जो लो इनकम होम लोन जो उनको ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, हायर इनकम को इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। और हालांकि ब्याज की दरें बढ़ी हैं, लेकिन होम की प्राइसेस, घरों की प्राइसेस उतनी नहीं बढ़ी हैं, जिससे वो अफोर्डेबिलिटी में भी आज वृद्धि है। और कस्टमर्स, जिस हिसाब से अनुज ने कहा, आज एंड यूजर ही ग्राहक मकान खरीद रहा है और इन्वेस्टर मकान नहीं खरीद रहा है। आपने कहा किन शहरों की बात करेंगे, आप सारे बड़े शहर देख लीजिए, बॉम्बे, पूना, अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, स्पेशली एनसीआर रीजन में सब जगह पे घरों की अवेलेबिलिटी भी बहुतायत में है और कस्टमर्स भी घर खरीद रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर डिमांड भी बनी हुई है और अवेलेबल ऑप्शंस भी है, लेकिन एक जो रोड़ा है वो है बढ़ती हुई ब्याज दरों का। केवल आप हमें ये समझाएं, अब क्योंकि हम उन लोगों की बात भी कर रहे हैं जो शायद अब घर लेने के बारे में सोच रहे होंगे, और हम मौजूदा जो घर ले चुके हैं और जिनका लोन चल रहा है उनकी भी हम बात कर रहे हैं। अब उनके लिए भी मुसीबत है, क्योंकि ब्याज दरें बढ़ रही हैं, बैंक जो हैं वो अवधि बढ़ा रहे हैं या तो बोल रहे हैं कि आप ईएमआई बढ़ा दीजिए। इसके अलावा किस तरह का विकल्प मौजूद है, और खासतौर से जो लोग अभी घर लेना चाहते हैं, क्या उन्हें अपने इस फैसले को थोड़ा सा पोस्टपोन कर लेना चाहिए, क्योंकि एक तो फाइनेंसिंग की भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है या दिक्कत है जो आपके सामने आ रही है? जी, बहुत अच्छा सवाल है ये। पहले तो आप सबको और आपके दर्शकों को आज
आज गुड़ी पड़वा के निमित्त के लिए मैं आपको सबको शुभेच्छाएं देता हूं। और आज बहुत अच्छा पर्व है और इसी पर्व के ऊपर हम जो बात करने जा रहे हैं इसको हमें बखूबी समझना पड़ेगा। यहाँ पर दो अलग अलग चीजें हैं। एक हम लोग बात कर रहे हैं कि रेपो रेट बढ़ने से जो ईएमआईज बढ़ रही है लोगों की, वो एक दिक्कत की हम बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कि क्या घर खरीदना चाहिए या रुकना चाहिए। तो पहले हमें यह समझना होगा कि रेपो रेट क्यों बढ़ती है। आपके दर्शकों को यह समझना और हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए, महंगाई को बीट करने के लिए जब आरबीआई जब रेपो रेट बढ़ाती है तो उसका अल्टीमेटली खामियाजा भुगतना पड़ता है निवेशकों को या घर खरीदने वालों को, क्योंकि उनका ईएमआई बढ़ता है। लेकिन वो बहुत जरूरी कदम होता है जो आरबीआई ने लिया है। अभी हम समझ लें ये बात को कि इसके अलावा जैसे अभी अफोर्डेबल हाउसिंग की हमने बात की, तो अफोर्डेबल हाउसिंग में हमें ये समझना चाहिए अफोर्डेबल हाउसिंग की दो डेफिनेशंस हैं। 45 लाख रुपीस, 45 लाख रुपए से नीचे का घर और 60 स्क्वायर मीटर मतलब 600 स्क्वायर फीट के आजू बाजू का घर अगर कोई मिलता है आज की तारीख में, तो उसको हम अफोर्डेबल हाउसिंग की कैटेगरी में गिनते हैं। अगर आप इसको ध्यान से समझें तो मुंबई स्पेशली एमएमआर रीजन में आज ऐसा कोई भी घर नहीं है जो ये कैटेगरी में फिट हो पाए। तो हमें मैं आपके चैनल के जरिए और क्रेडा एमसीएचआई भी ये सरकार को ऑलरेडी ये एक विनय याचना कर चुकी है कि अफोर्डेबल हाउसिंग का जो डेफिनेशन है पहले हमें उसे चेंज करना पड़ेगा। स्पेशली फॉर मेट्रो रीजन आप अफोर्डेबल हाउसिंग को 60 लाख या 90 लाख के कैप के ऊपर लेके जाइए, नंबर 1। और आप उसको प्राइसिंग कैप से ना गिनते हुए सिर्फ एरिया से गिने। अगर आप ये करते हो तो अफोर्डेबल हाउसिंग की जो आप देख रहे हो कि उसकी जो कम हो रही है डिमांड, वो वापिस ऊपर आएगी, नंबर 1। नंबर 2, ईएमआई बढ़ने से मेरे आगे बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने आपको ऑलरेडी बता दिया कि उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, ना ही पड़ने वाला है, क्योंकि इनकम लेवल्स भी राइज हुए हैं और सामने घरों के प्राइसेस उतने कॉम्पिटिटिवली नहीं बढ़े हैं। अभी भी डेवलपर्स जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जो मटेरियल में जो इजाफा हुआ है कीमतों में, उसको भी अभी डेवलपर्स अभी भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं क्योंकि मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है। सो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है मेरे पास, जो आपके सवाल का जवाब सीधा रहेगा कि सरकार को और कुछ चीजें सोचनी पड़ेगी ताकि घर की कीमतें काबू में रहे और ईएमआई काबू में रहे। इसका सबसे पहला मेरा सुझाव है सरकार को आपके चैनल के जरिए कि जो प्रीमियम्स जो हैं, जो प्रीमियम्स हम एमएमआर में भरते हैं, जो डेवलपर्स भरते हैं, वो सबसे ज्यादा पूरे कंट्री में सबसे ज्यादा है। हमने एक रिसर्च किया है जहां पर वो बता रहा है, वो रिसर्च की हम दिल्ली से 50 गुना ज्यादा प्रीमियम भरते हैं, अहमदाबाद से 300 गुना ज्यादा प्रीमियम भरते हैं, चेन्नई से भी बहुत ज्यादा प्रीमियम भरते हैं। तो अगर हम प्रीमियम को घटाएं और हम स्टैंप ड्यूटी का जो 1% इजाफा जो मेट्रो सेस में हुआ है, अगर हम उसको भी कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब कर ले वापस, तो आई थिंक जो घर खरीदने वाले जो लोग हैं, जो आम आदमी हैं, जिनको घर का अपना सपना पूरा करना है, बिल्कुल। और जिसमें अगर हम देखें तो अगर डिमांड के हिसाब से भी देखें लगभग 32 से 40% का इजाफा भी देखा गया है। तो ऐसा नहीं है कि लोगों ने सपना देखना बंद कर दिया है और उस सपने को पूरा करना बंद कर दिया है। लेकिन हाँ, थोड़ी सी अगर मदद तमाम पॉलिसी फ्रेमवर्क के जरिए भी मिले तो शायद फाइनेंसिंग को लेकर थोड़ी राहत ग्राहकों में भी आती हुई दिखाई देगी। बहरहाल इस चर्चा को हमें यहीं समाप्त करना होगा, समय मेरा खत्म हो गया, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला इस खास चर्चा के लिए। नमस्कार।